हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया बिल्कुल है ना। तो हम क्रैश कोर्स नीट टारगेट 2020 के लिए, ठीक है, किसके लिए? नीट 2020 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। केवल और केवल किसके लिए? अभी हिंदी मीडियम के लिए प्रॉपर। मतलब मैंने देखा जनरली बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे या फिर सब जगह इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे ही नहीं, इंग्लिश में देखेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी में ही देखेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो किस प्रकार से होगा मैं बता देता हूं आपको। कोई भी जो चैप्टर होगा, कोई भी, ठीक है, सबसे पहले उसकी हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि कंप्लीटली नीट एग्जाम पर बेस्ड होंगे। दूसरी एग्जाम से कोई लेना देना इनका नहीं होगा। फिर फर्स्ट स्टेप ये होगी, सेकंड स्टेप ये होगी, थर्ड स्टेप, जो बच्चे ये लेक्चर पूरा देख रहे हैं, और वो कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर पूरा देख रहे हैं उस ग्रुप में आपको एक एक्स्ट्रा डीपीपी उसी दिन और मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखो, थ्योरी कवर हो गई और अप्रोक्सीमेटली आपने थ्योरी के साथ अगले ही दिन 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए। समझ में आई बात? 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए, लगभग 40 से 45, ये 45 क्वेश्चंस डीपीपी का, और प्लस जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं किसमें, प्रीवियस ईयर में, वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह से अपना क्रैश कोर्स चलेगा। एक चीज और, हमने नीट रिवीजन सीरीज पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये कवर कर लिया था। आप चाहे तो यहां पे आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं क्या, कार्य ऊर्जा शक्ति की थ्योरी और क्या क्या उसमें डेफिनेशंस आते हैं, ठीक है। तो हमें आज वर्क, एनर्जी एंड पावर देखेंगे, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे? वर्क, एनर्जी, पावर। चलो स्टार्ट करते हैं कार्य से, वर्क, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम कार्य से। कार्य का क्या मतलब होता है? कार्य का सिंपल सा मतलब होता है, अगर कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर दे तो हम बोलेंगे कि बल ने कार्य किया है, नहीं तो नहीं किया। अगर कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर दे, अगर कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर दे तो हम कहेंगे कि बल के द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी बिल्कुल अच्छे से? हाँ या ना? मैंने क्या कहा? अगर कोई बल वस्तु को विस्थापित कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु पर कार्य किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो। जैसे मान लो ये जो वस्तु है इस पथ पे चल रही है और इस वस्तु का विस्थापन कर दिया ये, और वस्तु पर बल लग रहा है इस दिशा में F, ये कोण है थीटा। वस्तु को विस्थापित कर दिया गया dr से।
तो कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान से सुन लो। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए जिसके कारण उसमें dr का अल्प विस्थापन हो जाए, तो वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बल द्वारा किया गया कार्य W, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये भी बहुत कम कार्य होगा तो जनरली मैं dW इसको लिख दूंगा। dW को हम डिफाइन करेंगे F डॉट dr से, मतलब बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल से। किससे? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से। अगर कुल कार्य की मैं बात करूं यहां से यहां तक कि वस्तु A से B तक गई है, तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ये हो जाएगा A से B dW, मतलब इंटीग्रेशन A से B F डॉट dr। ये होता है बेसिकली कार्य। अब लेकिन इसमें हम ऐसे कभी अप्लाई, बहुत मुश्किल से अप्लाई करते होंगे ये सब चीजें। अब देखो हम क्या अप्लाई करते हैं। अब यहां से मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना जा रहा हूं, ठीक है? तो देखो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होगी, जल्दी से महत्वपूर्ण बातें, जल्दी से देख लो महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम खेल खत्म करते हैं, आपको पता होगा सभी को, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? यदि बल नियत हो, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? डायरेक्टली बल गुणा डॉट r। अब यहां पे भी इस तरह से लिखूंगा F r cos थीटा। यहां थीटा क्या है? थीटा क्या है यहां पे? थीटा बल और विस्थापन के मध्य कोण। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं। जैसे कि मान लो इस वस्तु को ऐसे लेकर के आए यहां तक, x दूरी तक, ठीक है? तो कार्य क्या लिख दूंगा? कार्य आ जाएगा F cos थीटा गुणा x। ये F cos थीटा क्या है? देखो ध्यान से, विस्थापन की दिशा में बल का घटक है F, और F cos थीटा, F sin थीटा, है ना? तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन, यह आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कार्य को हम कैसे लिखेंगे। कार्य को कैसे लिखोगे? विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन ही कार्य को हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। चलो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां से दूसरा पॉइंट, ठीक है ना? अरे समझ में आ गया ना? लिखते जाओ, ठीक है? एक बार वीडियो देख लो, फिर अगर कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो लिख लो फटाफट से। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। नेचर मतलब कार्य तीन तरह का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये शून्य कब आएगा ये देख सकते हो आप, जब cos थीटा क्या होगा? 0 होगा और थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है तो कार्य हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। बल और
विस्थापन लंबवत हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता? एग्जाम्पल क्या बताओ? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति, हाँ है ना। माना रस्सी से पकड़ के आपने घुमाया, घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो रस्सी, ये देखो रस्सी में जो तनाव होगा वो इस तरफ होगा, विस्थापन होगा वो इस तरफ होगा, कार्य शून्य होगा, हाँ है ना। ठीक है, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो कार्य कैसा हो जाता है? ऋणात्मक। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लॉक तो जा तो रहा है इस तरफ और बल लग रहा है इस तरफ, ये देखो कितना कोण आ गया, अरे आया ना, 90 डिग्री से ज्यादा है ना। तो मैंने क्या बोला, इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कि कार्य कैसे होगा ऋणात्मक, तो ध्यान से देखो, आपको सभी को पता है कि ये ब्लॉक इस तरफ तो जाएगा नहीं इस बल के कारण, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो सिंपल सा ये पूछा है कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य बता दो, ऋणात्मक होगा। अरे हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपको, क्या एक बल लग रहा है इस पर 10 न्यूटन का और ब्लॉक ऐसे मूव करता है 10 मीटर, तो बताओ कार्य कितना होगा? 10 को ऐसे बोलेगा, कुल कार्य नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? 10 न्यूटन के बल के द्वारा किया गया कार्य, तो ऋणात्मक हो गया, -100। बल गुणा विस्थापन ऋणात्मक हो गया। बात समझ में आ गई क्या? धनात्मक जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब इस तरह से, जैसे बल इस तरफ लग रहा है और विस्थापित भी इस तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव कार्य। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था दूसरा पॉइंट कि नेचर कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको निकालना निकाल लो, फटाफट से आ जाएगा, फट से। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है ना? अरे बोलो भाई अच्छे से। तीसरा पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, आपने कार्य को लिख दिया बल का घटक गुणा विस्थापन, तो अब कार्य को हमेशा ऐसे लिखो, अब cos थीटा भूल जाओ, cos थीटा भूल जाओ बेटा, cos थीटा लगाना ही नहीं है मुझे कभी। मुझे क्या लिखना है? बल का घटक गुणा विस्थापन। मतलब या तो आपके पास अब आएगा बल का घटक ऐसे विस्थापन की दिशा में, ये बल का घटक, या फिर आपके पास आएगा ऐसे, ये आ गया बल का घटक, ये आ गया विस्थापन। तो यहां पे तो कार्य डायरेक्टली आप लिख दो बल का घटक गुणा x fx, और यहां लिख दो -fx। अब आपको देखना ही नहीं है क्या होगा, ठीक है। अगर बल का घटक इस डायरेक्शन में है, विस्थापन की दिशा में है, तो डायरेक्टली लिख दो fx, और इस डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे? -fx। भाई हमें नीट की एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर ऐसा है कि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल बनता है नीट की एग्जाम में, हर साल, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्रैश कोर्स के नाम पर भी ऐसे नहीं है कि फॉर्मूले पढ़ लिए 5-10 मिनट में और खत्म हो गया क्रैश कोर्स। अरे नहीं, सारी चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें, और वो भी टाइम लिमिट में। बात समझ में आई ना? ठीक है, हाँ या ना? ठीक, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी करवा रहा, क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल और देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बेटा बताओ, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और ये है 60 डिग्री, ये विस्थापन किया 10 मीटर, ये विस्थापन किया
10 मीटर। बताओ कार्य, तो 10 का घटक ले लो, 10 cos 60 5 न्यूटन, तो 5 इस डायरेक्शन में आ गया विस्थापन और बल, 5 गुणा 10 50, 10 न्यूटन के द्वारा किया गया कार्य बताओ तो इतना आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने पूछा कि अब बताओ किया गया कार्य नॉर्मल रिएक्शन द्वारा उपरोक्त प्रश्न में ये ब्लॉक 10 मीटर खिसकता है, तो नॉर्मल रिएक्शन द्वारा अभिलंबवत बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। 0, क्योंकि विस्थापन 0 है। तो ये था बेटा जी तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा है। चौथा पॉइंट ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, जो कार्य होता है ना, कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन एक सापेक्ष राशि होती है, मतलब विस्थापन डिपेंड करती है, निर्भर करती है निर्देश तंत्र पर। ठीक है, निर्देश तंत्र पर निर्भरता। तो कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। कार्य निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि कार्य क्या आया था, F गुणा विस्थापन। F निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, F का मान तो समान रहता है, लेकिन विस्थापन का मान तो निर्भर करता है ना, है ना। सपोज अब मैं आपको पूछता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, ये ब्लॉक इस तरफ गति कर रहा है और ये फिसल रहा है। तो 2 फ्रेम है मेरे पास, एक तो है ये देख रहा है और एक देख रहा है ये। कुछ समय बाद की सिचुएशन देखे क्या, तो कुछ समय बाद की सिचुएशन अगर मैं बोलूं आपको, तो ये यहां पे पहुंच गया, पहले यहां पे था। अब देखो, 2 व्यक्ति है, 1 और 2। ध्यान से देखें, पहले व्यक्ति के सापेक्ष विस्थापन बताओ, पहले व्यक्ति के सापेक्ष विस्थापन बताओ। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज द विस्थापन। अरे हाँ या ना, ये विस्थापन आ गया ना मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, पहले किसके रेस्पेक्ट में, पहले के सापेक्ष में। दूसरे के सापेक्ष में विस्थापन बताओ, ये आ गया, ये विस्थापन आ गया दूसरे के सापेक्ष, और ये विस्थापन आ गया पहले के सापेक्ष। इस तरह से आ गए, ठीक है, एक तो आ गया दूसरे के सापेक्ष, एक आ गया पहले के सापेक्ष। ठीक है, बात क्लियर है ना, और समझ में आया ना। अरे यार बोल दो यार, ठीक है, चैट में लिखते रहना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नीचे, बिल्कुल हाँ, मैं देखता रहूंगा उस समय। ठीक है, चैट में लिखते रहो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसी समय। ठीक है, पहले के सापेक्ष। अब इसमें कैसे घुमाता है, देखो विस्थापन में अंतर आ गया ना, तो किया गया कार्य भी अलग अलग आएगा। अब इसमें देखो कैसे घुमाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण क्या कार्य शून्य होता है, बताओ। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण क्या किया गया कार्य शून्य होता है। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये रही, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे घुमाता है और आप घूम जाते हो। आप क्या सोचते हो, ये, अरे सर नॉर्मल रिएक्शन तो ये है और ब्लॉक ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर हुआ ना,
अरे ऐसे नहीं होता है, आप केवल ये सोचते हो, ये तो सोचा ही नहीं क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है ना। तो अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के कारण कार्य शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कार्य शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है कार्य। बात समझ में आ गई ना मेरी, क्या मतलब है कहने का, हाँ है ना। जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। इसी तरह मैं आपको बोलूं, आप बोलो सर एक और प्रश्न पूछ लो हमसे, हम बता देंगे आंसर। अब आ गया हमें, हम सीख गए। अरे तो लो ये बता दो, क्या स्थैतिक घर्षण के कारण, क्या स्थैतिक घर्षण के कारण किया गया कार्य शून्य होता है? स्थैतिक घर्षण का मतलब समझ रहे हो? स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, क्या स्थैतिक घर्षण के कारण किया गया कार्य शून्य हो सकता है? क्या यह सही है? बताओ। आया मजा? जिंदगी के मजे ले रहे हो कब से तुम लोग, है ना। कोरोना चल रहा है इधर और इधर तुम लोग मजे ले रहे हो जिंदगी के, आराम से घर बैठे हो। ऐसे नहीं कि पढ़ाई कर ले, नीट की एग्जाम खिसक गई फिर भी, ठीक है। तो देखो, स्थैतिक घर्षण के कारण किया गया कार्य क्या शून्य होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। निर्भर करेगा निर्देश तंत्र पर, साफ साफ सा निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी अच्छी तरह से, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल, आपने 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम देखी होगी थोड़ी थोड़ी। ये इसके साथ चलता है, हाँ या ना? इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका भी ए, दोनों साथ चलते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं तो यहां पे कौन सा घर्षण लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब आप बोलोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन ये तो चल ही नहीं रहा इसके सापेक्ष, तो आपने निर्देश तंत्र अप्लाई कर दिया, आपको पता ही नहीं लग रहा। आपने इसके सापेक्ष देख लिया तो इसके सापेक्ष तो जीरो ही आएगा ना किया गया कार्य, लेकिन इसके सापेक्ष देखो, इसने, इससे क्या दुश्मनी है आपकी? इसके सापेक्ष भी देख लो। इसके सापेक्ष तो ये ब्लॉक अभी यहां पे, बाद में यहां पे होगा। क्या चल रहा है? विस्थापन है, बिल्कुल है। कार्य आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ध्यान रखें, 4th पॉइंट, कार्य का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आ गया अपने पास 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, पांचवा बिंदु। कौन सा बिंदु? पांचवा बिंदु। ठीक है। देखो, अभी हमने एक कांस्टेंट फोर्स के कारण कार्य देखा था ना। अब हम परिवर्ती वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल के कारण कार्य देखते हैं। परिवर्ती बल, परिवर्ती बल के कारण किया गया कार्य। तो कार्य कितना आ जाता है परिवर्ती बल के कारण? F.dr ये आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये आ जाता है किया गया कार्य। नाउ अगर यदि
बल का मान आर के रूप में दे रखा है, तो डायरेक्टली ये सूत्र लगा दो, बल का सदिश आर के रूप में हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल एफ बराबर के अपॉन आर, आर कैप। देखो बल का सूत्र किसके रूप में, आर के रूप में, तो ये वाला सूत्र लगा दो। और दूसरा पॉइंट इसमें, यदि बल का सदिश एक्स वाई जेड के रूप में हो, तो क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे बेटा, मतलब बल जैसे आपको दे रखा हो 5, या चलो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, कुछ ऐसे दे रखा है, तो आप कार्य ऐसे लिखोगे, कार्य तो अदिश होता है, कार्य ऐसे लिख दोगे, आई कैप वाला घटक, मतलब इसको डी आर को आप ये लिख दो, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। अब देखो एफ, जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप के साथ वाला जो फंक्शन है उसमें dx बच जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड स्क्वायर डी जेड, ये बच गया। और इसका समाकलन कर दो, ऐसे अलग अलग कर दो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर त्रिविम में हमें आर का फलन दे रखा है या फिर हमें एक्स वाई जेड का फलन दे रखा है, आप बोलोगे सर एक्स का ही फलन हो तो, अरे तो गधो एक्स का फलन होगा तो ये वाई वाला जे कैप वाला ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म जीरो हो गई, मतलब ये वाली टर्म जीरो हो गई, क्या बचेगा, केवल एक्स एक्स का फलन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एफ बराबर 1/x डी 1/x, बस आई कैप, ये फोर्स लग रहा है, तो कार्य क्या जे और के कैप वाली टर्म जीरो हो गई है, तो जे और के कैप वाली टर्म जीरो कर दो, डी वाई डी जेड आएगा ही नहीं, केवल डी एक्स आएगा, कितना 1/x dx, बस हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर f किसका फलन हुआ, y का, अगर f y का फलन है तो भी ऐसे ही कर दो, यहाँ पे y dy आ जाएगा, हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 6th पॉइंट, देखो भाई 5वां पॉइंट ये हो गया, 6th पॉइंट, इन सभी पे हम क्लास में जम के क्वेश्चंस करते हैं, तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब है आपको सारे पॉइंट हम एक साथ बता दें, बस। ठीक है, देखो 5th पॉइंट, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, ठीक है, क्या कि कार्य में दो तरह के बल होते हैं यहां पे, एक तो होता है संरक्षी बल और दूसरा होता है कौन सा, असंरक्षी बल। दो बल होते हैं, एक हो गया संरक्षी और दूसरा हो गया असंरक्षी। संरक्षी बल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, संरक्षी बल का मतलब है, संरक्षी बल कि वह बल जिसके द्वारा कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को, ये एक गेंद है, ये जमीन से h ऊंचाई पर है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक लेकर के आऊं तो कितना कार्य किया गया गुरुत्वीय बल द्वारा, नीचे की तरफ mg लग रहा है, नीचे की तरफ विस्थापन h है, तो mgh। अगर मैं ऐसे लेकर के आऊं तो भी mg, ये नीचे की तरफ mg है, mg की दिशा में विस्थापन h ही होगा, mg की दिशा में विस्थापन कितना है बेटा, h ही है, तो वापस कार्य mgh।
अगर मैं इसको यहां से ऐसे लेके आऊं तो भी विस्थापन mg की दिशा में h ही है। अगर मैं ऐसे ऐसे लेकर के आऊं तो भी विस्थापन कितना है mg की दिशा में h ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह कार्य जिस पर, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वह बल कौन सा होता है, संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल वह होता है। संरक्षी बल का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल संरक्षी बल के एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युतिकी बल भी संरक्षी बल होता है। नेक्स्ट, असंरक्षी बल क्या, कि कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन बनता है जो कि जनरली आपसे पूछा जाता है, और वो कौन सा प्रश्न है, वो प्रश्न है, याद करो, याद आ रहा हो तो, क्या एक बल के प्रभाव में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बिंदु, एक द्रव्यमान बिंदु 0,0 से 1,1 तक विस्थापित हो जाते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो F किसका फलन है, आई कैप और जे कैप का, तो कार्य का मान कितना आ जाएगा बेटा, आई कैप के साथ जो है x dx प्लस y dy, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा दोनों का, 0,1 0,1 आंसर आ गया। अब लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है जिसके बारे में मैं कहना आपको चाह रहा हूं, वो पूछा जाता है F बराबर y आई कैप प्लस x जे कैप। ध्यान से देखो बेटा, इसको i के साथ x है, j के साथ y है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, i के साथ y है, j के साथ x है, तो कार्य का मान तो वैसे ही निकालेंगे। आई कैप के साथ जो भी होगा, मतलब चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत, डॉट डी एक्स आई डी वाई जे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब क्या आ गया, वाई डी एक्स एक्स डी वाई। वाई का सापेक्ष समाकलन है x के सापेक्ष, और x का y के सापेक्ष कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि कोई शर्त नहीं दी हुई हो। लेकिन मुझे पता है ये जो बल होता है वो संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। तो एक काम करो ना, 0,0 से 1,1 तक मैं किसी भी पथ में ले जा सकता हूं ना इसको, मैं ऐसे भी ले जा सकता हूं, संरक्षी बल है तो मैं ऐसे भी ले जा सकता हूं, कैसे भी ले जा सकता हूं, मैं ऐसे भी ले जा सकता हूं। और इस पथ का जो समीकरण है वो क्या है बेटा, y बराबर x रख दो यहां पे, तो y की जगह तो x रख दिया और x की जगह y रख दिया, हो गया सॉल्व, हो गया। बात समझ में आई ना, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जी हम सॉल्व करते हैं इन सभी को, ठीक है ना, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ भाई आपके कार्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आ गए, ठीक है, कार्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां आ गए। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिए तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में आई। नेक्स्ट, पानी पी लेता हूं यार थोड़ा सा। नेक्स्ट, ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की हुई, एक तो हुई गतिज ऊर्जा और दूसरी हो गई स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया
गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो गया स्थिति के कारण। ठीक है, ये हो गया। अब देखो गतिज ऊर्जा को देखते हैं ध्यान से। अगर कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है m द्रव्यमान की, तो इसकी गतिज ऊर्जा दी जाती है काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो इसकी गतिज ऊर्जा दी जा सकती है हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इससे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, वापस से वही थ्योरेटिकल जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। क्या गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है? ये क्या है बेटा? चाल। तो चाल तो करती है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी करती है। तो ध्यान रखें, गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। यही चीज अगर मैं बोलता इसका वेग v1 है और ये देख रहा है v2 से जाता हुआ व्यक्ति, तो व्यक्ति के सापेक्ष गतिज ऊर्जा, व्यक्ति के सापेक्ष गतिज ऊर्जा हाफ m। अब यहां पे पहले तो वेग आएगा v1 माइनस v2, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगी व्यक्ति के सापेक्ष गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगी। ध्यान रहे गतिज ऊर्जा जो होती है वो बिल्कुल निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई ना आपको? निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, हाँ या ना? नेक्स्ट, अब बेटा जी यहां से गतिज ऊर्जा पढ़ने के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि हमें ध्यान रखना होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। मतलब कार्य की बात करें ना तो कार्य तो पूरे चैप्टर में ही चलेगा। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सभी बलों द्वारा कुल किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा कुल किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा कुल किया गया कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसी को हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। मतलब कुल किया गया कार्य टोटल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहां पे आपको इसको पहचानना होता है कि कार्य कितना हुआ, कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, बस ये थोड़ा सा यहां पे ये दिक्कत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, क्या कहा, चलो एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूं। एग्जाम्पल लेना है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इसमें आ जाए, आप सीख जाओ ये चीज। चलो ठीक है, देखो क्या है एग्जाम्पल। बोल रहा है कि एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा जाता है, 2 kg के ब्लॉक को यहां से छोड़ा जाता है। बताओ ये घर्षण रहित है
ये जब नीचे पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक, कहां पे ये रुक जाएगा। तो कुल किया गया कार्य लगा दो। देखो यहां से यहां तक कुल किया गया कार्य ग्रेविटी, यहां से देखो यहां तक, यहां से यहां तक तो गुरुत्वीय बल करेगा, यहां से यहां तक घर्षण बल करेगा। तो गुरुत्वीय बल के कारण mgh नीचे की तरफ लग रहा है mg, और विस्थापन कितना है नीचे की तरफ 2, माइनस घर्षण बल की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लग रहा है, जबकि विस्थापन इस तरफ है तो माइनस आ जाएगा। और घर्षण बल का मान कितना होगा, घर्षण बल का मान होगा माइनस म्यू mg, तो माइनस म्यू mg इंटू एक्स, माना x दूरी चला, बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा यहां पे रुक गया क्या 0, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहां से छोड़ा गया था क्या 0, इस तरह से लिखा। तो mg से mg कैंसिल, x बराबर कितना आ गया बेटा 2/μ, इसका मतलब 2/0.5, दैट मीन्स 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बता दो, जल्दी से मैसेज करके बता दो, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है वो स्थिति के कारण, ठीक है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ध्यान से सुनो, इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बहुत ही बढ़िया, जो यहां पे भी काम आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है। क्या? स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ये स्थितिज ऊर्जा में होने वाला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस पे, ग्रेविटेशन में, यहां पे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सभी जगह ये चीजें काम आती है। स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब स्थितिज ऊर्जा को ऐसे मान लो आप, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बलों के कारण ही परिभाषित किया गया। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षित बलों के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, अगर संरक्षित बल कार्य कर रहे हैं, चलो नेगेटिव हटा देता हूं मैं, अगर संरक्षित बल कार्य कर रहे हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। देखो यहां से पेन को अगर मैं छोड़ दूं यहां तक, तो सोचो नीचे की दिशा में संरक्षित बल किस दिशा में लग रहा है, नीचे mg, तो mg अगर कार्य कर रहा है, mg कार्य करेगा, मतलब ये स्थितिज ऊर्जा कम हो गई ना, यहां पे थी, अब यहां पे स्थितिज ऊर्जा में कमी हो गई, है ना, सही है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छे से, अगर संरक्षित बल के प्रभाव में गति, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये वाला, ठीक है, अगर यदि संरक्षित बल के प्रभाव में, यदि संरक्षित बल के प्रभाव में वस्तु गति करती है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। संरक्षित बल के प्रभाव में यदि वस्तु गति करती है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना, अरे बोलो भाई अच्छे से। संरक्षित बल के प्रभाव में अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है ना, बात क्लियर। नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले से वस्तु की स्थितिज ऊर्जा आती है। चलो लिख देते हैं, इसी फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है। ध्यान से देखो, यदि वस्तु जमीन से m द्रव्यमान की वस्तु
m द्रव्यमान की वस्तु जमीन से h ऊंचाई पर रखी जाती है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? mgh। है ना, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? mgh। पॉजिटिव है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि जमीन से अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा मैंने 0 मान रखी है, तो अगर जमीन से h नीचे रखा जाए तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? -mgh। ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं पॉइंट मास बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा मास नहीं रख सकता, बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास लेना उसका। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास ये छड़ है h ऊंचाई की जिसका द्रव्यमान m है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो ध्यान से इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? h/2 पर होगा ना, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख दो mgh/2। ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख दी मैंने, कितनी? mgh/2। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बहुत अच्छे से, बिल्कुल। नेक्स्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। इस तरह से मैं लिखूंगा, ध्यान रखें भाई हर चीज का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर मैं h ऊंचाई पर रख रहा हूं वस्तु को तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? mgh। और अगर मैं h नीचे लिख रहा हूं वस्तु को तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? mgh, बट माइनस का। यहां पे एक चीज ध्यान देने योग्य है कि मैंने ये जो चीज बताई है आपको, ये क्यों बताई है? क्योंकि कई बार इस तरह से आता है क्वेश्चन कि एक टेबल है, टेबल से चेन इस तरह से रखी गई है, फिसल रही है, फिसल गई इस तरह से। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कितनी लेंथ है? ये टोटल लेंथ है L और ये L/4 है, ये L है। बताओ इसका मास भी m/4 होगा। बता दो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसको सेंटर ऑफ मास पे जब रखूंगा तो सेंटर ऑफ मास इसके आधे पे आएगा ना, मतलब L/8 पर। तो mgh, mgh, h का मतलब L/8 और नीचे रखा गया है रेफरेंस से, तो माइनस का। यहां देखो, इसको मैं यहां पे सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा तो कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास? L/2 पर आएगा। तो कितना हो गया? -mgL/2। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। देखो आराम से आ गई। तो वेग निकालना होता है तो निकाल लो, मैंने कब मना किया? ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से, हाँ या ना? चलो ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम डराइव करते हैं स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। पहले एक बार वर्क डन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग को ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये x1 है, ये x2 है। बहुत काम आता है ये वाला फॉर्मूला, हालांकि बच्चों को याद नहीं होता, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है मामला। ध्यान से देखो, स्प्रिंग को x1 से x2 तक खींचने में किया गया कार्य, और कार्य कौन सा है? स्प्रिंग द्वारा। स्प्रिंग बल तो इस तरफ लगेगा, विस्थापन इस तरफ है, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? -12 के x2² माइनस x1²। याद रखना, यहां x1 और x2 प्राकृतिक लंबाई से इसके खिंचाव है। देखो x1 प्राकृतिक लंबाई, x2 यहां से, अगर सोचो यहां से दे दिया जाता है x2, तो बेटा यहां पे क्या लिखते हैं आप? x2 की जगह x1 + x2 लिखते हैं आप।
तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसमें गड़बड़ घोटाला करते रहते हो आप लोग, तो याद रखें इस फॉर्मूले को जरूर से। नेक्स्ट, प्राकृतिक लंबाई से x तक खींचने में कार्य, प्राकृतिक लंबाई से x तक खींचने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं स्प्रिंग को x तक खींचता हूं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, याद रखें इन चीजों को। अगला, देखो भाई ध्यान से, बहुत आराम से। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अगर U 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, साम्य। अब ये साम्य बेटा 3 तरह का होता है। U 0 होता है, U और F में क्या रिलेशन होता है बेटा, ध्यान से देखो। F जब 0 होता है, U नहीं, F जब 0 होता है तो देखो ध्यान से, F बराबर माइनस du अपॉन dr होता है। F 0 हुआ, इसका मतलब du बटे dr 0 हो गया। ये कब आएगा, जब du बटा dr 0 होगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है और आपको अगर उसका अवकलन शून्य कर दिया तो, अगर इसका अवकलन आपने शून्य कर दिया तो, ठीक है, अगर इसका अवकलन आपने शून्य कर दिया तो, इसकी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, अगर अवकलन शून्य कर दिया तो हम बोल सकते हैं साम्य। अब वो साम्य 3 तरह का होता है, स्थायी, अस्थायी, कंडीशन सुन लो, और उदासीन न्यूट्रल। कंडीशन सुन लो, सबसे पहले साम्य आते ही कंडीशन यही है, du बटे dr को शून्य कर दो, साम्य की कंडीशन। स्थायी साम्य, स्थायी साम्य का मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन ये तो होना ही होना चाहिए, दूसरा ये d2u बटे dr2 लेस देन 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये पॉइंट जो होना चाहिए ना, मिनिमा का पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो ध्यान से, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा और R के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ये यहां पे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, क्योंकि ये अगर इस तरफ जाएगा थोड़ा सा, अगर मैं इसको इस तरफ विस्थापित कर दूंगा तो वापस आ जाएगा, इस तरफ कर दूंगा तो वापस आ जाएगा, अपनी अंतिम जगह पे वापस आ जाएगा, प्रारंभिक। ये होता है स्थायी साम्य। दूसरा अस्थायी साम्य की अगर मैं बात करूं तो अस्थायी साम्य के लिए पहली शर्त तो ये तो है ही है, दूसरा ये जो है मैक्सिमा का पॉइंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ग्राफ आए कहीं पे, ये वाला ग्राफ। न्यूट्रल, du बटे dr शून्य, मतलब ऐसा ग्राफ अगर मैं उठा करके रख दूं इसको यहां पे तो वहीं पे पड़ा रहे, ये साम्य होता है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, देखो बेटा जी, सब कुछ हो गया चैप्टर में, हमने नाम ही है क्रैश कोर्स का, बाकी करवा सारा दिया है मैंने। ठीक है, तो बड़े अच्छे से इसको समझो। अगर लेक्चर आपको कहीं 2 बार देखने की रिक्वायरमेंट हो तो 2 बार देखो। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, देखो कुल कार्य हमने देखा किसके बराबर होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ये जो कार्य होते हैं वो 2 तरह के बल करते हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव प्लस कंजर्वेटिव के कारण किया गया कार्य यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ध्यान से देखें,
इस चीज को, W नॉन कंजर्वेटिव, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखे, K फाइनल माइनस K इनिशियल डेल्टा K प्लस डेल्टा U। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये बता दो, तो ये बता देना इतना होगा। नेक्स्ट, यदि, क्या बोला मैंने, यदि नॉन कंजर्वेटिव द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर 0। इसका मतलब K फाइनल K इनिशियल प्लस K U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। देखो K इनिशियल और K U इनिशियल, इसको हम क्या बोल दिए, यांत्रिक ऊर्जा, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा इनिशियल। और बेटा जी ये क्या हो गया, फाइनल बराबर होगी इनिशियल और फाइनल, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना। तो ये था कंप्लीट ऊर्जा के बारे में जानकारी। एक और चीज आपने देखी होगी, कई बार क्वेश्चन देता है वो गतिज ऊर्जा और किस पर बेस्ड, मोमेंटम पर बेस्ड। तो हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने कहा गतिज ऊर्जा, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या बचा, m स्क्वायर वी स्क्वायर में संबंध। तो ये हो गया एम बी मोमेंटम, p स्क्वायर इज 2km, तो p कितना हो गया, ये ध्यान रखे भाई, संबंध ध्यान रखे किसमें, लीनियर मोमेंटम और गतिज ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम देखते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या होती है, शक्ति की अगर मैं बात करूं तो शक्ति क्या होती है। देखो, अगर आपको कार्य ज्ञात करना आता है तो आप शक्ति अवश्य ज्ञात कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, यही होगी क्या, ऊर्जा बटे समय। तो अगर मैं बात करूं ऊर्जा, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं वो जो कि लगते हैं, तो ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा कहां से आती है, कार्य से, अपॉन डेल्टा टी, हाँ है ना। तो औसत शक्ति की अगर मैं बात करूं तो कुल किया गया कार्य बटे कुल लगा समय। यही चीज अगर मैं बात करूं तात्क्षणिक शक्ति की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dw अपॉन dt, और dw को क्या लिख सकता हूं, f डॉट dx अपॉन dt। तो ध्यान से देखो शक्ति का मान कितना आ गया, f डॉट v, ये आ गया शक्ति का मान। बाकी शक्ति के ऊपर और ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, तो इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने बेटा पढ़ा कार्य ऊर्जा शक्ति के सारे डेफिनेशंस, सारे फॉर्मूलेस, सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स कि कैसे हम नीट की एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर वर्क एनर्जी पावर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो वर्क एनर्जी पावर आ गया, फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और कॉलिजन, क्योंकि मोमेंटम आ चुका है हमारे, सर्कुलर मोशन और कॉलिजन के बारे में कल हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये लेक्चर 3, ये जो टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर टोटल, ये 3 लेक्चर है रखे हुए अपने में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बेटा जी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत काम आने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो भी कर लो, क्योंकि हम इंग्लिश में भी जल्दी से स्टार्ट करना चाहेंगे कोर्स को। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हिंदी में हमने इसलिए स्टार्ट किया कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्रैश कोर्स यूट्यूब पर
और कहीं पर भी तो आप पढ़ा दो। मैं ठीक है, पढ़ा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि हिंदी मीडियम का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और कॉलिजन, फिर उसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। ग्रुप में एक्स्ट्रा 2 डीपीपी भेजूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।